हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 9th वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिसीज़ जिनके थ्रू ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया। इंडिया के ऊपर कब्जा करने का प्रोसेस ब्रिटिश का 1757 से लेके 1857 तक चला। इस 100 साल के पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाय हुक और बाय क्रुक, हिंसा से या अहिंसा से, भारत के राज्यों के ऊपर एक एक करके कब्जा किया। इन भारत के ऊपर कब्जा करने में ये लोग की दो मेन पॉलिसीज़ थी। पहली बाय पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट और वॉर, यानी कि वॉर के तहत किसी राज्य के ऊपर कब्जा करना, मतलब कि उस राज्य को पहले युद्ध में हराना और उसके बाद उस राज्य के ऊपर कब्जा करना। फॉर एग्जाम्पल बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पॉलिसी की, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स। इसके अंदर एग्जाम्पल लें तो राजपूत स्टेट्स, जिनके बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कभी कोई वॉर हुआ ऐसा सामने नहीं आया, बट उसके बावजूद ये राज्य राजपूत स्टेट जैसे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये सब राज्य भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए थे। तो इन राज्यों को कब्जा करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट पॉलिसीज़ उनके गवर्नर जनरल्स द्वारा यूज़ में ली गई। इनके अंदर मेन 3 पॉलिसीज़ थी। पहली पॉलिसी रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वैरन हेस्टिंग। जो वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1773 से 1785, इस 12 साल के पीरियड में इस पॉलिसी को वैरन हेस्टिंग ने काफ़ी अच्छे से यूज़ लिया। इस पॉलिसी के बारे में डिटेल से हम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे इस पॉलिसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली। वेलेस्ली इंडिया के गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के पीरियड में रहे और इस दौरान इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी के ही एक्सटेंशन रूप को, जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, उसे बाकी राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में लेने के लिए यूज़ में लिया। एंड द थर्ड वन एंड मेन वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी के द्वारा यूज़ में ली गई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़कर एक एक इन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा यूज़ वैरन हेस्टिंग ने लिया। वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल का चार्ज लेते हैं। उस समय इंडिया के अंदर 3 मेजर पावर्स थे, मराठास, मैसूर एंड हैदराबाद। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के दौरान जब हैदर अली ने मद्रास के ऊपर हमला किया था, तब मराठास और निजाम के द्वारा हैदर अली को सांत्वना दी गई थी कि हम लोग उसकी मदद करेंगे। उस पीरियड के दौरान एक पावरफुल कॉम्बिनेशन मराठास, मैसूर और हैदराबाद के निज़ाम का था, जो ब्रिटिश को परेशान कर सकता था। परंतु उस समय वैरन हेस्टिंग ने चार्ज संभाला और उन्होंने इन तीनों को आपस में लड़ाए रखा। मतलब ये लोग फूट की राजनीति करते थे, आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहते थे। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के अंदर क्या था, रिंग फेंस पॉलिसी के अंदर उस समय ब्रिटिश की 3 मेजर टेरिटरीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। वैरन हेस्टिंग चाहते थे कि मेरी ये जो 3 टेरिटरीज है या जो भी मेन टेरिटरीज थी उस टाइम पे, उनके पास का जो इलाका है, उनके पास का जो एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मद्रास की बात करें तो ये मद्रास का एरिया है और इसके पास का इलाका आरकोट। मद्रास को सेफ रखने के लिए वो आरकोट की सीमाओं के ऊपर सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते थे कि अगर उनकी सीमा पर हमला करना है तो उन तक पहुंचने के लिए पहले आरकोट पे लड़ना पड़ेगा, आरकोट की बाउंड्रीज पे लड़ना पड़ेगा। इसी पॉलिसी को नाम दिया गया रिंग फेंस। एक बार वापस रिपीट करते हैं, अपनी टेरिटरी मद्रास के लिए ये लोग एक बफर जोन क्रिएट करते थे। ये इतना बफर जोन हो गया। इनकी टेरिटरी तक पहुंचने के लिए
बाजू वाली टेरिटरी या उनके फ्रेंड अलाइज की टेरिटरी को क्रॉस करना पड़ता था, उसके बाद ये लोग मद्रास तक पहुंच पाते या जो भी ब्रिटिश की टेरिटरी है उस तक पहुंच पाते थे। तो ब्रिटिशर्स के इस डिप्लोमेटिक टूल को नाम दिया गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। डेंजर की बात करें तो ब्रिटिशर्स को उस समय सबसे मेन खतरा अफ़गान इन्वेडर्स अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के आक्रमण उस समय हुआ करते थे। तो मेन डेंजर उनको अफ़गान इन्वेडर्स से था और उसके बाद में डेंजर था मराठा रेड से, क्योंकि मराठास भी काफ़ी रेड किया करते थे। रिंग फेंस पॉलिसी की बात करें तो ये तो बात हो गई कि वो लोग फ्रेंड अलाई की टेरिटरीज़ को सुरक्षित करना चाहते थे, बट इस ट्रीटी के दौरान वो लोग जो उस फ्रेंड अलाई की ट्रीटी है उसके साथ एक शर्त रखते थे कि हम लोग या आपको एक सब्सिडरी आर्मी रखनी पड़ेगी जिसको इक्विपमेंट्स, बंदूक, गोला बारूद सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उनकी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उनको कमांड भी हमारे आदमी करेंगे, बट इसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। अब बाजू वाले को तो ये लगता था कि भाई अपना पैसा ही तो लग रहा है, बाकी सब तो वो दे रहा है। सो उन लोग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन था और वो लोग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बोलते तो नहीं थे, बट ये ट्रीटी उनके साथ साइन कर लेते थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली की, वो इसी रिंग फेंस पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब सेकंड पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा यूज़ लॉर्ड वेलेस्ली ने लिया गया। इस पॉलिसी में इंडियन स्टेट और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी होती थी। इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स इंडियन स्टेट के सामने 4 मेन शर्तें रखा करते थे। पहली शर्त यह है कि वहाँ उस टेरिटरी के अंदर एक ब्रिटिश फोर्स तैनात की जाएगी और उसका खर्चा वो इंडियन स्टेट देगा। सेकंड वन इज़ कि उस इंडियन स्टेट के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। कैप्टन रसल, लगान मूवी में जो कैप्टन रसल थे वो भी एक रेजिडेंट थे, तो उस टेरिटरी में एक कैप्टन रसल रहेंगे। थर्ड, इंडियन रूलर किसी भी यूरोपियन को, किसी भी मतलब किसी ब्रिटिशर्स को भी या किसी जर्मन, पोर्टुगीज़ या किसी भी अदर को ब्रिटिश के पीरियर अप्रूवल के बिना अपने अंडर में जॉब के ऊपर नहीं रख सकते। सेकंड, फोर्थ वन इज कि वो किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ भी नेगोशिएट नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से बात किए बिना वो किसी दूसरे राज्य के साथ भी संबंध खुद से नहीं बना सकते। सो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह किसी इंडियन स्टेट को ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट कर देने वाली पॉलिसी थी। बट अब इंडियन स्टेट इतने तो बेवकूफ़ नहीं है कि एक साथ इसको साइन कर दे। सो सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स द्वारा एक साजिश के तहत या एक पॉलिसी या फिर एक स्टेजेस के तहत साइन कराई जाती थी, जिसको 4 मेन स्टेप्स में बांटा गया है। पहले में ये लोग एक फ्रेंड स्टेट को चूज़ करते थे और उसको ऑफ़र करते थे अपनी सेना। अगर कोई फ्रेंड स्टेट है उसका किसी के साथ वॉर चल रहा है तो ब्रिटिशर्स कहते थे लो हमारी सेना भी आप युद्ध में लो, वो लोग उनकी तरफ से जाके लड़ाई करते थे। अब इनकी तरफ से जाके लड़ाई कर रहे हैं तो दोस्त ये लोग बन गए। दोस्त बनने के बाद ये लोग कहते थे कि हम आपके सोल्जर्स को भी ट्रेन करते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स आर्मी उस समय काफ़ी डिसिप्लिन्ड हुआ करती थी और इनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स उनके सामने ऑप्शन रखते थे कि हम आपकी आर्मी को भी ट्रेन करते हैं, बट ये तो कायदे की बात है कि ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग का खर्चा उस स्टेट को उठाना पड़ेगा। सो अब अगर वॉर भी होता था तो ब्रिटिशर्स के फौज भी वॉर में जाते थे और उनके द्वारा ट्रेन किए हुए और उस इंडियन स्टेट के सोल्जर्स भी वॉर में जाते थे। इसके बाद में इन दी थर्ड स्टेज इंडियन अलाई वॉज आस्क्ड नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी। थर्ड स्टेज में ये लोग कहते थे कि आपके सैनिक रहने दो, आपकी तरफ से युद्ध हम लोग लड़ेंगे, बट इस पूरे युद्ध का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उस राज्य की सुरक्षा को ले लेते थे।
मतलब कि आपको अपने सैनिक नहीं रखने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली पैसे देने हैं, बाकी आपकी सुरक्षा का जिम्मा हम लोग उठाते हैं। अब क्या होता था फ्रेंड्स, जो ये मनी प्रोटेक्शन फ़ी थी वो इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि इंडियन स्टेट उसको देने के अंदर बहुत मुश्किल होती थी या करीब करीब नामुमकिन सा हुआ करता था। अब अगर ये लोग पैसा देने में फॉल्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स इनके सामने शर्त रखते थे कि वो लोग अगर पैसा नहीं दे पा रहे तो अपनी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को सौंप दे। सो इस तरह 4 स्टेजेस में इंडियन स्टेट्स सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते थे। जिन जिन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था उनकी बात करें तो सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, 1799 यानी कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। टीपू सुल्तान को उस युद्ध में मार दिया गया था और उसके बाद उन्होंने मैसूर में वोडेयार डायनेस्टी के एक माइनर राजा को उन्होंने राजा बनाया था और उससे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया था। मैसूर के बाद तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा ने 2nd एंग्लो मैसूर वॉर के समय सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया था। फिर 1803 में भोसले ऑफ बेरार, 1804 में सिंधिया, 1818 में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, ये चारों पांचों राजस्थान के राजपूताना स्टेट्स हैं, इन लोग ने भी सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसका यूज़ लॉर्ड डलहौजी ने किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में यह था कि जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते थे उस ट्रीटी के दौरान एक क्लोज यह भी था कि अगर किसी राजा का अगर कोई एडॉप्टेड सन है तो वो एडॉप्टेड सन उसके पिता के प्राइवेट प्रॉपर्टी का हकदार होगा, परंतु उस राज्य का वो हकदार नहीं होगा। इसके ऊपर ब्रिटिश पैरामाउंट, मतलब उस समय जो पैरामाउंट पावर यानी कि ब्रिटिश, वो डिसाइड करेंगे कि उस एडॉप्टेड सन को वो राज्य देना है कि नहीं, वो उस राज्य के काबिल है या नहीं। यह पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी को एट्रीब्यूट की जाती है, परंतु लॉर्ड डलहौजी इस पॉलिसी के ओरिजिनेटर नहीं हैं। राजा रणजीत सिंह जी ने भी काफ़ी उस समय जो मिसल्स थे या इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे उनमें से कई स्टेट्स को भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने अंडर में ले लिया था। सो यह एक पुराना सिस्टम था जिसका यूज़ लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी कॉन्शियसनेस के साथ या फिर काफ़ी कठोरता के साथ इसको यूज़ में लिया। यह एक कोइंसिडेंस है कि लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरलशिप की रेन के दौरान डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के काफ़ी इंसिडेंट हुए और राजा अपने वारिस के बिना ही उनकी मृत्यु हो गई और लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी एग्रेसिवली इस पॉलिसी को यूज़ करते हुए उन राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। सबसे पहले सतारा के ऊपर कब्जा किया गया 1848 में, उसके बाद 1849 में संबलपुर, 1850 में भगत, 1850 में वापस उदयपुर और 1855 में झांसी। इसकी कहानी काफ़ी प्रचलित है, इसके बारे में सबको पता है कि झांसी की रानी ने फिर 1857 में रिवॉल्ट भी कर दिया था। एंड लास्ट वन इज़ अवध। 1856 में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में लिया, बट उन्होंने इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं, एक माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लिया गया कि उस राज्य के अंदर गवर्नेंस व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने उस राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर काफ़ी छोटा रहा, परंतु इस टॉपिक के हिसाब से ये तीनों पॉलिसीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू।